मैं इस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़्म और इरादा मेरा हौसला बढ़ा रहा था। अपने लिबास में कोई शिकारी लग रहा था। थर के सहरा में अक्सर शिकारी हिरन का शिकार करते हैं। ये बॉर्डर का शहर था, यकीनन यहाँ CID के आदमी मौजूद थे। वो किसी भी लिबास में हो सकते थे। मैं बड़ा चौकस था। अगरचे मेरा लिबास लोगों को खामखा मेरी तरफ मुतवज्जे करता था, लेकिन मुझे एक फायदा भी हासिल था। मैं तमिल जबान बोलकर अपने आप को तमिलनाडु या कर्नाटक का शिकारी साबित कर सकता था। कोई गैर मुल्की जासूस कितना ही चालाक और लायर क्यों ना हो, वो तमिल जबान मुश्किल से ही बोल सकता था। ये आम मामूल के खिलाफ बात थी। शाम हो रही थी। मैं आधी रात के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ रवाना होना चाहता था। चुनाचे में एक रिक्शे में बैठकर शहर आ गया। शहर जदीद और कदीम दोनों तहजीबों का मंजर पेश कर रहा था। इसी इलाके के कोने पर जहां वीरान सहराई मैदान शुरू हो जाता था, मैंने राजा राम होटल में कमरा ले लिया। मैंने होटल वाले से तमिल जबान में भी बात की, ये जाहिर करने के लिए कि मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ और खालिस हिंदुस्तानी हूँ। फिर उसे हिंदी में बताया कि मैं अपनी शिकारी पार्टी का इंतजार कर रहा हूँ जो बीकानेर से आ रही है। मैंने वहां बैठकर खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर नोटबुक से नक्शा निकाल कर देखने लगा। कमरे की खिड़की से सड़क नजर आ रही थी। वहां से कुछ फौजी ट्रक गुजरते देखे तो सोचने लगा कि बॉर्डर के साथ साथ यहाँ भारतीय फौजी चौकियां बहुत होंगी, लेकिन सहरा में बॉर्डर क्रॉस करने के मौके बहुत मिल जाते हैं। नक्शे पर सहरा दिखाया गया था, बाकी किसी गांव वगैरह का नाम नहीं लिखा था। यह आम सा निसाबी नक्शा था जिसको मैंने बड़ी नोटबुक से अपनी छोटी नोटबुक पर नकल कर लिया था। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ चौधरी साहब ने मुझे जो अपना खास खुफिया कोड नंबर दिया था वो मुझे जुबानी याद था। उन्होंने मेरा खुफिया नाम दरवेश रखा था, जिसके बारे में सिवाय चौधरी साहब के और मेरे तीसरे किसी शख्स को खबर नहीं थी। अभी सूरज पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। मैंने नोटबुक जेब में रख ली और सिगरेट सुलगाकर आहिस्ता आहिस्ता कश लेता हुआ नीम दराज हो गया। अचानक होटल के नीचे लोगों का शोर सुनाई दिया। मैंने कोई ख्याल न किया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। कमरे का दरवाजा खुला और होटल का लड़का चाय की प्याली लिए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उठकर चाय की प्याली थामी और लड़के को 1 रुपया टिप देते हुए पूछा, क्यों रे, ये नीचे शोर कैसा है? लड़के ने जवाब दिया, साहब एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। मेरे हाथ से चाय की प्याली गिरते गिरते बची। एक बार तो वाकई मुझे यूं लगा जैसे किसी ने पलंग को जोर से हिला दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और चाय की घूंट लेते हुए पूछा, कहाँ से पकड़ा है? बोला, साहब बॉर्डर क्रॉस करके आया है। पुलिस के सिपाही उसे नीचे पानी पिला रहे हैं। लोगों ने उसे बड़ा मारा है। लड़का सलाम करके चला गया। उसके जाते ही मेरे अंदर करंट सा लगा। मैंने जल्दी से प्याली टेबल पर रखी और उठकर नीचे आ गया और होटल के दरवाजे की ओट में किसी हद तक छुप कर खड़ा हो गया। होटल के सामने एक छोटा सा सहन था जिसमें पानी का नल लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के 2 सिपाही एक लंबे कद के दुबले पतले नौजवान को पानी पिला रहे थे। उनके करीब ही सफेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी हाथ में डांट लिए खड़ा था। साफ जाहिर था कि वो राजस्थान CID का आदमी था। मैं पाकिस्तानी जासूस को बहुत गौर से देख रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने उसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये भी फरामोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हुजूम में पहुंच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराहे करम आप इस जासूस को ज़दोकोब न करें, बल्कि इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि इससे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं उस पाकिस्तानी नौजवान को लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। CID वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, भाई आप कौन है? मैंने 1-2 अल्फाज तमिल के बोले ताकि उसे मेरे हिंदुस्तानी होने के यकीन हो जाए और हिंदी में कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ और यहाँ शिकार खेलने की गरज से आया हूँ। तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा है, मगर इसे जिंदा रखो ताकि पुलिस ऑफिसर इससे जरूरी मालूमात हासिल कर सकें। CID वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जब मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि जिन लोगों यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान न लें, वो तो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे इसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा कि चूंकि मैंने पुलिस की ज़दोकोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर ली। सिपाहियों ने उस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहा, दरवेश
मुझे बचा लो। उसके मुंह से दरवेश का लफ्ज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज कहा था। ये मेरा खुफिया शनाख्ती लफ्ज था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने खास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और उनके ये अल्फाज इस हवाले से किसी और की जबान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज मेरे लिए बोला है तो यकीनन उसने मुझे पहचान लिया है। उसे खास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवा कर जहाँ भेजा गया है। उसे मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी। यही वजह है कि ये मुझे टिकटिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए थे। मुझे उसकी बुलंद आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, ऐ खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद उस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात न होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई खास पैगाम लेकर आया है और उसे हिदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करे और वो पैगाम पहुंचाए। फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब उस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर उसे पुलिस की हिरासत से फरार करवाने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और कुछ फासला रखकर हुजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सड़क पर यूं इधर उधर नजरें डालता गुजर रहा था जैसे कोई सयाह शहर की इमारतों को दिलचस्पी से देख रहा हो। हकीकत में मेरी नजरें हुजूम पर लगी हुई थी। ये इलाका ज्यादा आबादी वाला इलाका नहीं था। उदयपुर इतना बड़ा शहर नहीं था जैसे राजस्थान के दूसरे शहर मसलन जयपुर, जोधपुर, अजमेर शरीफ और बीकानेर वगैरह थे। वैसे भी ये उस ऊंचे टीलों और रेतले मैदान में फैले हुए शहर का मगरबी किनारा था। थाना करीब ही था। वहां पहुंचकर हुजूम मुंतशिर हो गया। मैंने दूर से थाने की इमारत को बगौर देखा और अपने होटल वापस आ गया। अब मेरा लाया अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। कहाँ मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करने की तफसीलात तैयार कर रहा था और कहाँ अब इस फिक्र में गलता था कि इस पाकिस्तानी जासूस को वहां से कैसे निकाला जाए। इस ज़मन में सबसे आम बात यह थी कि पाकिस्तानी जासूस से कैसे मुलाकात की जाए। पुलिस वालों से मैं अपना तारुफ बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर करवा चुका था। अगरचे इस तरह खुले बंदों थाने जाने में कुछ खतरात थे, लेकिन ये एक गैर मारूफ सा इलाका था और थाना भी छोटा सा था जहां मैं ये खतरा मोल ले सकता था। ऊपर से शाम हो रही थी। शहराई इलाका होने की वजह से सूरज की नारंगी रोशनी अभी स्याही में तब्दील नहीं हुई थी। समंदर और सहराओं में गुरूब होते सूरज की रोशनी बड़ी देर तक रहती है। मुझे शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार था। मैं दिन की रोशनी में थाने जाना नहीं चाहता था। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी थी कि वो नौजवान बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन उसके साथ इंडियन बॉर्डर फोर्स का कोई सिपाही नहीं था। ये भी हो सकता था कि बॉर्डर से आगे किसी राजस्थानी गांव में सीआईडी वाले ने पकड़ा हो, क्योंकि बॉर्डर के देहात में सीआईडी वाले अक्सर फिरते रहते हैं और जो नई सूरत दिखाई दे उसके पीछे लग जाते हैं। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और बाजारों और मकानों में बत्तियां रोशन हो गईं तो मैंने बाजार से मिठाई का डिब्बा खरीदा और सीधा थाने पहुंच गया। नीची छत वाले थाने की पुरानी मेज के पीछे थानेदार बैठा इंतजार कर रहा था। एक सिपाही सामने दालान वाली हवालात के बाहर राइफल लिए पहरा दे रहा था। 2 सिपाही थानेदार के सामने बैठे थे। ये वही सिपाही थे जो पाकिस्तानी जासूस के साथ थे। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर थानेदार को नमस्कार किया और मिठाई का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, महाशय जी, मैं पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने पर आपको धन्यवाद देता हूँ और इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूँ। महाराज, आपने तो कमाल कर दिखाया। ये कमीने पाकिस्तानी जासूस तो हमारे भारत वर्ष के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थानेदार की राजपूतों जैसी मूछें थीं। उसने ऐनक उतार कर मुझे देखा। सिपाही मुझे पहचान कर बोला, ठाकुर जी कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम राथन चंद्रन है। मैं विजयवाड़ा में आजकल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ अपनी पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने आया हूँ। मेरी पार्टी 1-2 रोज में जयपुर से यहाँ पहुँचने वाली है। ये मिठाई स्वीकार कीजिए। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया और मिठाई का डिब्बा अपने आगे कर लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हवालात की तरफ इशारा करके कहा, ये बड़ा खतरनाक जासूस लगता है, इसकी कड़ी हिफाजत करें, कहीं फरार ना हो जाए। हवालात के अंदर एक मध्यम बल्ब रोशन था। मैंने साफ देख लिया था कि वो पाकिस्तानी जासूस मेरी आमद से बाखबर हो चुका है। वो दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। थानेदार बोदा चंद्रन जी, ये उदयपुर का गरबी थाना है। यहाँ हवालात के अंदर से चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती। आप शांत रहें। परसों बॉर्डर फोर्स का कैप्टन आकर इसे जयपुर ले जाएगा। ये मालूमात भी मेरे लिए बड़ी अहम थी कि परसों पाकिस्तानी जासूस को यहाँ से जयपुर की तरफ भेज दिया जाएगा। मैंने जेब से कीमती सिगरेट निकालकर थानेदार को पेश किया। सिपाहियों को भी सिगरेट पेश किए और उसे सुलगाते हुए बोला, मैंने जयवाड़ा के किसी अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों हमारी जमीन पर दुश्मन मुल्क के जासूसों की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आपने इस जासूस को पकड़कर भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। थानेदार सिगरेट का कश लगाकर बोला, महाराज, हमारी सीआईडी बॉर्डर के गांव में मौजूद है। ये तो हमारे आदमी को जल्द देकर निकल जाता, मगर इसकी तलाशी ली गई तो जेब से कागज का एक पुर्जा बरामद हुआ जिस पर 3 हिंसों का एक नंबर लिखा था। थानेदार ने दराज में से एक किताब निकाली और उसमें से कागज का वो पुर्जा निकालकर मुझे दिखाया। उसे पढ़ते ही मेरे जिस्म में एक सर्द सी लहर दौड़ गई। 3 अंग्रेजी हिंसों वाला ये नंबर वही खुफिया कोड था जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे ये कहकर बताया था कि ये मेरा खास और इंतहाई खुफिया नंबर है।
उसने मुझे ये नंबर याद कर लेने को कहा था, अपने पास लिख कर रखने को मना किया था। ये पाकिस्तानी जासूस अभी अनाड़ी था। उसने इस नंबर को लिख कर रखने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत की थी। अब इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि ये पाकिस्तानी जासूस था और चौधरी साहब की जानिब से मेरे लिए कोई पैगाम लाया था। मैंने कागज का पुर्जा थानेदार के हवाले करते हुए कहा, ठाकुर जी, ये जरूर इसका कोई खास नंबर होगा, इससे बुलवाएं कि इसके दूसरे साथी कहाँ हैं और ये हमारी पवित्र धरती पर क्या करने आया था। थानेदार ने कागज का पुर्जा किताब में रखकर किताब मेज की दराज में डाल दी और मेरे लिए चाय का ऑर्डर दिया। मेरा मकसद हल हो चुका था। वैसे भी मैं ज्यादा देर वहां ठहरना नहीं चाहता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने उठते हुए मुस्कुराकर थानेदार से हाथ मिलाया। ठाकुर जी, चाय आप पर उतार रही, आप मेरे यहाँ आकर चाय पीजिएगा। थानेदार भी उठ खड़ा हुआ। आप उदयपुर में कितने दिन हैं महाराज? मैंने कहा, परसों मेरी पार्टी आ जाएगी, फिर आगे शिकार को निकल चलेंगे। आप वैष्णु तो नहीं है? वो बोला, जी नहीं, मैं वैष्णु नहीं हूँ, राजपूत आर्य समाजी हूँ। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, आपको शिकार का मांस खिलाएंगे। एक बात के बारे में मैं भारत में हमेशा मोहतात रहता था कि मैंने गोश्त को हमेशा मांस कहा था, क्योंकि भारत का कोई हिंदू गोश्त को गोश्त नहीं कहता, वो उसे मांस कहता है। और अब तो इतनी देर भारत के कट्टर हिंदुआना सूबे में रहते हुए मुझे भी गोश्त को मांस कहने की आदत पड़ गई थी। मैंने थानेदार का नाम पूछा। बोला, जी मेरा नाम ठाकुर सुचदेव शर्मा है। मैंने कहा, बड़ा शुभ नाम है ठाकुर जी, नमस्कार। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने मानी खेज अंदाज में पाकिस्तानी जासूस पर निगाह डाली। वो खुद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अगरचे अभी तक खुद मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं उसे यहाँ से कैसे निकाल सकूंगा, लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ कमांडो पूरी दलेरी और अपनी तमाम खुसूसियात के साथ बेदार हो चुका था और मुझे यकीन था कि मैं अपने साथी को हवालात से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन कहाँ ले जाऊंगा, ये अलग परेशान कर देने वाला सवाल था। उस वक्त मैं अपने आप को पाकिस्तानी जासूस नहीं बल्कि एक चाबाज और अपने वतन और अहले वतन की खातिर जान पर खेल जाने वाला कमांडो समझ रहा था। मेरे अंदर उस एहसास के साथ जबरदस्त एतमाद और तेवर पैदा हो गया था। ये वो आला तरीन जज्बा था जो मायूसी और शिकस्तगी के नाम से कतन नाआशना था। होटल में पहुंचकर मैंने रात का खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मेरे पास सिर्फ कल का दिन और कल की रात थी। परसों राजस्थान बॉर्डर फोर्स के कैप्टन ने थाने आकर मेरे पाकिस्तानी साथी को अपने साथ जयपुर ले जाना था। अगर वो एक बार जयपुर पहुंच गया तो फिर शायद मैं उसे भारतीय कैद से और उस कैद में रहकर इबरतनाक मौत से न बचा सकूंगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। या तो मैं मुकद्दस नक्श से काम लेते हुए थानेदार को हुक्म दूं कि वो पाकिस्तानी जासूस को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं खुद उसे जयपुर ले जाऊं, या नक्श की मदद दिए बगैर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूं। दरअसल ऐसे नाजुक वक्त पर थानेदार पर किसी वजह से नक्श का असर न हुआ तो उल्टा मैं भी धर लिया जाऊंगा। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस को थाने से निकालने के लिए किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूंगा। हाँ, अगर उस स्कीम पर अमल दरामद के दौरान जरूरत पड़ गई तो मुकद्दस नक्श से काम लूंगा। अब मैंने दूसरी स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। इस स्कीम के भी दो पहलू थे। या तो मैं थाने में जाते ही तीनों सिपाहियों और थानेदार को हलाक कर दूं, या किसी सूरत उन्हें बेहोश करके अपने पाकिस्तानी साथी को आजाद करवा लूं। थाने में जाकर 3-4 सिपाहियों और थानेदार को हलाक करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, जबकि वो सब मुसल्ला थे और मेरे पास सिवाय खंजर के और कोई हथियार नहीं था। बेहोश करने वाला ख्याल मुझे बेहतर लगा, बशर्ते के बेहोश करने वाली दवाई मिल जाए। मेरे पास वक्त भी कम था और शहर से भी नावाकिफ था। किससे बेहोशी की दवा हासिल करूंगा? मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। 2-3 सिगरेटें फूंक डाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ख्याल आया कि बेहोशी की दवा की जगह कोई मोहलक जहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पलंग पर बैठ गया और जहर के बारे में सोचने लगा। उस वक्त मुझे अपना जहरीला सिगार बहुत याद आया। वो मेरे पास होता तो ये सारा मिशन महज 5 मिनट की बात थी, लेकिन मेरे पास ना तो जहरीला सिगार था और ना ही V2 की गोलियां थीं कि मैं उस थाने के अमले का जहन ही तब्दील कर सकता। मुझे DDT और केमिकल खाद की शक्ल में जहर मिल सकता था, मगर ये सब कड़वे जहर थे और पहले घूंट या पहले निवाले पर ही उल्टा मुझे पकड़वा सकते थे। कोई ऐसा जहर होना चाहिए था जिसका जायका न हो। एक किरण मेरे जहन में चमक उठी। थाने के तीनों सिपाही और खुद थानेदार भी सिगरेट पीता था। अगर मुझे कोई ऐसा जहर मिल जाए जिसको मैं सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में भर दूं तो पहला ही कश सिपाही और थानेदार को हमेशा की नींद सुला देगा। मैं उठकर टहलने लगा। ऐसा जहर कहां से मिल सकता था? जाहिर है शहर में केमिस्ट शॉप जरूर होंगी। अब मसला ये था कि अगर उनके पास कोई इस नौ का मोहलिक जहर हुआ भी तो मुझे नहीं देंगे। इस किस्म का जहर आम आदमी के हाथ फरोख्त करने की इजाजत नहीं थी। इसका हल यही था कि कोई इंतहाई काबिल एतबार बहाना बनाऊं और साथ ही रिश्वत से काम लूं। मेरे पास 700 रुपए अब भी मौजूद थे। मैंने किसी काबिल एतबार बहाने पर सोच विचार शुरू कर दी। रात को सोने से पहले ये बहाना भी मेरे दिमाग में आ गया।
फिर मुझे नींद आ गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। जो बहाना यहाँ कहानी सोने से कबल सोची थी उसकी नौ फलक सवारी, फिर गुज़ली किया। सुबह की रोशनी फैली तो नीचे आकर नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर दिन के 9 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि दुकानें 9 बजे खुलती थी। पूरे 9:15 बजे शहर के निस्बतन जदीद इलाके की तरफ रवाना हो गया। वहाँ एक केमिस्ट की दुकान के बोर्ड पर नजर पड़ी तो अंदर जाकर नमस्कार किया। दुकानदार नौजवान लड़का था जिसने तमीज पतलून पहन रखी थी। वो एक ग्राहक को दवाओं के पैकेट लिफाफे में डालकर दे रहा था। दुकान में बहुत ज्यादा माल भरा हुआ था। जब ग्राहक चला गया तो नौजवान दुकानदार ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। जी ठाकुर साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कोहनियां टेक कर सर झुका लिया।